हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिस पर आधारित राज्य स्तरीय टीटी की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक संबंधी परीक्षा होती है, इस परीक्षा में इस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। और वह प्रश्न इस तरह रहता है जो कि बहुत ही घुमाऊ प्रश्न रहता है, जो कि आते आते प्रश्न हमारे हाथ से निकल जाता है और बहुत ही पछतावा होता है। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखने के लिए कापी और पेन की मदद से देखिए। साथियों, आज हम एक एक पॉइंट के बारे में इस तरह से व्याख्या करेंगे जिसमें प्रत्येक टॉपिक के बारे में दी गई व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। उस व्याख्या को यदि आप पहले अच्छी तरह से समझ लिए तो साथियों, इस टॉपिक से कोई प्रश्न आ जाए तो वह किसी भी कीमत पर गलत हो ही नहीं सकता। साथियों, 100% इस बात की गारंटी है। आइए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, आपको बताया जाए, आज हम लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सिगमंड फ्रायड जी जो है ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि सिगमंड फ्रायड जी कहाँ के निवासी थे? वह ऑस्ट्रिया के निवासी थे। साथियों, सिगमंड फ्रायड जी ने एक सिद्धांत दिया जो कि बहुत ही फेमस हुआ, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, इन्होंने बालक के मानसिक क्रिया और व्यवहार के आधार पर बालक के विशेष गुण बताए हैं और उस गुणों के आधार पर साथियों उन्होंने व्याख्या की है कि बालक में जिस तरह की अवस्था परिवर्तन होते रहते हैं वैसे वैसे उनके गुणों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आइए साथियों, इनके द्वारा दिए गए गुण के बारे में एक एक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिगमंड फ्रायड जी ने जो भी बालक के गुण बताए हैं उसको 3 भागों में विभाजित किए हैं। तो पहली जो साथियों पार्ट है, इसको हम लोग इदम बोलते हैं। इस इदम की अवस्था में अचेतन मन काम करता है। कौन सा मन काम करता है साथियों? अचेतन मन काम करता है। तो यह पहला प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है साथियों कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा पहली अवस्था कौन सी अवस्था होती है, वह किस अवस्था के नाम से भी जानी जाती है और उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जो पहली अवस्था होती है, इस अवस्था को हम लोग इदम कहते हैं। इस अवस्था में अचेतन मन काम करता है और यह अवस्था कब होती है साथियों? जब बालक शैशवावस्था में होता है। तो साथियों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब बालक शैशवावस्था में रहता है, उसका अचेतन मन काम करता रहता है, तो उस बालक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। जन्मजात प्रवृत्तियाँ का मतलब क्या होता है साथियों? बहुत ही आसान है। जब बालक जन्म लेता है तो कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ क्रियाकलाप उसमें गॉड गिफ्टेड होते हैं। वह गॉड गिफ्टेड क्या चीज़ होता है साथियों? जैसे बालक को नींद लगी है, भूख लगी है या प्यास लगी है, तो इस तरह के जो गुण होते हैं साथियों, वह जन्मजात होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट है, उसको कहते हैं मूल वासनाएं। मूल वासनाओं का मतलब क्या है साथियों? यहाँ पर बालक जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है साथियों? बालक अपनी हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है और वह जो इच्छाएं होती हैं, चाहे वह पूरी हो सकें या ना पूरी हो सके, सही हो साथियों या गलत हो। आइए एक इसको उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसे मान लें कि जो बालक होते हैं वे अपने माता पिता को बहुत ही अधिक चाहते हैं। अगर मान लें साथियों कोई छोटा सा बालक है, वो बच्चा है, यानी कि वह लड़का है, तो वह लड़का जो है अपनी माँ से जो है अधिक प्रेम करता है। और इससे यह क्यों करता है, इसको भी समझ लिया जाए साथियों। क्योंकि बालक के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको हम लोग ऑडिपस ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऑडिपस ग्रंथ। इस ग्रंथ के कारण साथियों बालक में एक विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें वह अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह करता है अपने पिता की तुलना में। साथियों, अगर इसी तरह जो है हम बात करते हैं लड़कियों में एक दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है साथियों, उसको इलेक्ट्रा ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इलेक्ट्रा ग्रंथ कहते हैं। इस ग्रंथ के कारण जो लड़की होती है या बच्ची होती है, वह अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, वह चाहती है अपनी माँ की तुलना में। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें है दामित इच्छाएं।
दामित इच्छाओं में साथियों आप लोग जानते हैं, दामित का मतलब होता है दबाना। दबाने का आशय क्या है साथियों, जब इस अवस्था में बालक होता है वह अपने अचेतन मन के द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप करता है, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो। अगर वह गलत आदत या गलत काम में संलिप्त रहता है साथियों, तो उसको अपने परिवार के सदस्यों के से जो है डांट खाने को मिलती है या उसको रोका जाता है, मना किया जाता है साथियों। तो मना करने के कारण उसकी जो मन की इच्छाएं होती हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं। इसी को दामित इच्छाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जिसको हम लोग तत्काल आनंद सुख कहते हैं। तत्काल आनंद सुख में क्या होता है साथियों, बालक जो भी क्रियाकलाप करता है उसे तो उसका परिणाम नहीं पता होता है कि यह लाभदायक है कि हानिकारक है या उचित है या अनुचित है, लेकिन साथियों वह इस प्रकार के क्रियाकलाप करता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब इसके अतिरिक्त साथियों आपको बताया जाए कि इस अवस्था में आपको बताया गया है कि अचेतन मन काम करता है, और इस अचेतन मन के कारण वह जो है सही और गलत चीज़ों के बारे में सही निर्णय या फैसला नहीं ले पाता है, और जो उसके मन में आता है वह क्रियाकलाप वह व्यवहार वह करता रहता है। और इसके अतिरिक्त साथियों आपको बताया जाए कि बालक को कितना भी रोका जाए, समझाया जाए साथियों, उसका अन्य परिवार के सदस्यों के कारण बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है साथियों, जब तक वह अपने घर के अन्य सदस्यों से जुड़ा रहता है तब तक तो वह ऐसी कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा जिससे उसे डांट मिले या उसको रोका जाए, मना किया जाए। लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वह तुरंत क्या करता है, अपने मन में सोचे गए क्रियाकलाप को, व्यवहार को वह करना शुरू कर देता है, चाहे वह साथियों उचित हो या अनुचित हो। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस अवस्था को कहते हैं साथियों काम की प्रवृत्ति का भंडार। तो इसको सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, सिगमंड फ्रायड जी जो है बहुत ही महत्व दिए हैं। क्यों महत्व दिए हैं साथियों, क्योंकि इसको एक विशेष शब्द के द्वारा इन्होंने परिभाषित किया है जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है साथियों। इसको आप समझ लीजिए, वह कौन सा शब्द है, इसको लिबिडो कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये लिबिडो क्या है। लिबिडो का मतलब क्या है साथियों, इसमें सिगमंड फ्रायड जी कहना चाहते हैं कि बालक के अंदर इस शैशवावस्था में अचेतन मन के कारण इतनी ज़्यादा काम उत्तेजना रहती है साथियों, काम प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण वह अपने हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। और इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब बालक अपने सोची गई इच्छाओं को, अपने सोचे गए क्रियाकलाप को, अपने व्यवहार को नहीं कर पाता है तो साथियों उसकी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। इस तरह जो बालक है उसके अंदर शैशवावस्था में जो है बहुत ही ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि उसके मन में दबी रहती हैं। आइए साथियों दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरे अवस्था का नाम है अहम प्रवृत्ति। तो साथियों यह प्रवृत्ति जो होती है बालक के बाल्य अवस्था में रहती है। इस बालक की अवस्था में जो अवस्था होती है वह इदम के द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें जो है बालक अब समझने की कोशिश करता है कि जो वह क्रियाकलाप कर रहा है वह सही है या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वह सोचने की कोशिश करता है। अब आपको साथियों बताया जाए कि इस अवस्था में बालक के अंदर एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है साथियों, इसमें बालक का अर्धचेतन मन ज़्यादा काम करता है और चेतन मन जो होता है वह भी काम करता है। तो इसमें जो अधिकता रहती है साथियों वह अचेतन मन की रहती है। अचेतन मन चेतन मन की का मतलब क्या होता है साथियों, अचेतन का आशय क्या है, जब वह सही गलत का निर्णय ना ले सके। और चेतन मन का आशय क्या है साथियों, चेतन मन का आशय क्या है, जब वह सही और गलत में फर्क अंतर को स्पष्ट कर सकता है। तो इसमें दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। और यह कब होती है साथियों, जब बालक बाल्य अवस्था में रहता है। अब आइए इन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुण है इदम और इच्छाओं पर नियंत्रण। इसका मतलब क्या है साथियों, बालक के अंदर शैशवावस्था में जितने प्रवृत्तियां रहते हैं, जितने गुण रहते हैं, उन सारी स्थितियों में, इच्छाओं में, प्रवृत्तियों में, व्यवहारों में, क्रियाकलापों में क्या होने लगता है, बदलाव होने लगते हैं, नियंत्रण होने लगते हैं। अब उस बालक की जो कार्य करने की शैली होती है वह बिल्कुल प्रभावित करती है इदम के द्वारा, और वह सही गलत को
जानने की कोशिश करता है। अब इस इदम की इच्छाओं पर इससे नियंत्रण होता है। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब बालक समझने की कोशिश करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और इसके अतिरिक्त वह जो है सही गलत के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर वह अपने परिवार में है, घर में है, तो अपने माता पिता के द्वारा या बड़े व्यक्तियों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जो उसको बातें बताई जाती है, वह उस बातों को समझने की कोशिश करता है तथा उस पर चिंतन करने की कोशिश करता है। इससे साथियों उसमें सबसे बड़ा बदलाव आता है। अब जब बालक का मन चेतन और अचेतन के बीच में कार्य करने लगता है साथियों, तब वह निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। ऐसी स्थितियाँ अधिकांशतः होती है, लेकिन साथियों बालक के अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा होती है कि गलत करने पर कहीं उसे अपने घर के सदस्यों के द्वारा डांट या मार न मिले। तो अब इसके साथ साथ साथियों वह गलत ना करने का डर रहता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें डांट भी मिल सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उचित अनुचित समायोजन। उचित अनुचित का मतलब तो आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा साथियों। उचित का मतलब क्या है, जो सही है, और अनुचित का मतलब जो सही नहीं है। जब उचित अनुचित का समायोजन होने लगता है, इसमें बालक को यह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जो सही चीज़ें हैं उसे करना है, जो सही चीज़ें नहीं है उसको नहीं करना है, और वह यह बिल्कुल अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है, अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेता है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वास्तविकता से संबंध। वास्तविकता से संबंध का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। इस शैशवावस्था में बालक के अंदर इस तरह के गुण विकसित हो जाते हैं जिससे वह वास्तविकता का ज्ञान बालक को होने लगता है, उसे बोध होने लगता है कि जो चीज़ वह करने जा रहा है वह सही है या गलत है। अब साथियों आप अपनी कॉपी में स्टार पॉइंट बना के नोट कर लीजिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। सीटेट में भी पूछा गया था कि अगर बालक के अंदर जो जीवन में मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या, पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। साथियों बालक में इस तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वह अधिक से अधिक इच्छाएं जितनी रहती है वह उसको अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है, और उसे जो है बहुत अधिक जीवन जीने की इच्छा रहती है और जीवन में अधिक काम करने की इच्छा रहती है। और इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, इस गुण को ही इरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। इसके विपरीत में जो है, यदि मान लिया जाए कोई प्राणी है, उसको अब जीवन के अंतिम लक्ष्य तक यानी कि मृत अवस्था तक प्राप्त करने की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसको थैनटॉस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? थैनटॉस कहते हैं। किसी किसी किताब में इसको जो है थैनाटॉस भी कहा गया है। तो साथियों दोनों चीज़ एक ही है, चाहे आप थैनाटॉस कहिए या थैनाटॉस कहिए, एक ही चीज़ है। तो साथियों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आइए साथियों तीसरी अवस्था के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, इसे क्या कहते हैं। साथियों जो तीसरी अवस्था होती है वह बालक के किशोरावस्था में आती है, जिसे हम पराअहम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पराअहम कहते हैं। इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसके मन का, दिमाग का जो है इतना विकास हो गया रहता है कि उसका जो अचेतन मन रहता है वह चेतन में बदल जाता है। और जब वह चेतन में बदल जाता है साथियों, तो वह बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये साथियों वह हमेशा अपने संस्कारों से, विचारों से बंधा हुआ होता है, और उसे एक घर के सदस्यों के द्वारा बताए गए आदेशों का, निर्देशों का और आदर्शों का पालन करना पड़ता है, और वह पालन करने के लिए बाध्य भी हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो दूसरा टॉपिक है, बालक के अंदर सामाजिक राष्ट्रीय के लिए व्यक्तिगत त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब क्या होता है साथियों, आपको बताया जाए, इस ईदम की स्थिति में बालक के अंदर एक स्वार्थ छिपा रहता है कि वह जो करता है वह अपने आप के लिए करता है। उस अपने आप के करने के कारण साथियों स्वार्थ की भावना उसमें निहित होती है। लेकिन जब वह प्रारंभ के गुण को उसके मन में आ जाते हैं, चेतन की अवस्था में आ जाता है, तो साथियों वह दूसरे के सुख को, दूसरे के मतलब को, दूसरे के लाभ को भी वह समझने की कोशिश करता है, चाहे उसको अपना कोई व्यक्तिगत त्याग ही क्यों ना करना पड़े।
अब साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वप्रेम। स्वप्रेम क्या है साथियों, इसको भी समझ लीजिए। साथियों स्वप्रेम क्या है, यह किशोरावस्था में बालक के अंदर उत्पन्न होता है। इसमें बालक अपने आप से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, प्रेम करता है, उसे अपने हाथ को, पैर को, अपने शरीर से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है साथियों कि वह अगर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है तो आधे एक घंटे तक अपने शरीर को, अपने अपने शरीर की संरचना को वह देखता है और वह बहुत ही प्रसन्न होता है। और इस जो गुण होते हैं, इसको मनोविज्ञान की भाषा में एक विशेष शब्द दिया गया है, जिसे नर्सिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, नर्सिज्म कहती हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्रेम की जो भावना होती है, उस भावना को क्या कहते हैं, तो इसे नर्सिज्म कहते हैं। इसमें बालक अपने आप से खुद प्रेम करने लगता है। अब इसके अतिरिक्त साथियों बालक के अंदर इस प्रारंभ में सही गलत की पहचान का पूर्ण गुण आ जाता है और वह जो है सही गलत कार्य करने के लिए पूरा बाध्य हो जाता है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है साथियों, सिगमंड फ्रायड जी ने इस बात को समझाने के लिए एक हिमशैल का उदाहरण लिया, जिसको साथियों आप लोग बर्फ़ कहते हैं। उस बर्फ़ को उन्होंने पानी में पिघला दिया और पिघलाने के बाद उन्होंने देखा क्या कि जो बर्फ़ होती है, अगर मान ले बर्फ़ का टुकड़ा इस तरह है, तो इस बर्फ़ के टुकड़े का 1/10वां हिस्सा जो है बाहर निकला रहता है। कहाँ निकला रहता है साथियों, बाहर निकला रहता है। और जो शेष भाग होता है वह क्या होता है, जिसको आप 9/10 भाग कहते हैं, वह पानी के अंदर रहता है साथियों। और यह क्या है साथियों, इसको हम बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। तो इसमें बताने की कोशिश क्या की है साथियों कि जो बालक का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वह उस बर्फ के टुकड़े के समान होता है जो पानी में डाला गया होता है। इसमें सिगमंड फ्रायड जी कहना चाहते हैं, जिस तरह कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है तो वह 10वें हिस्से के बराबर अपने बाहर निकला रहता है, और जो अधिकांश भाग होता है वह पानी के अंदर ही होता है। और इसको भी बताने की कोशिश की है, जो बाहर निकला रहता है भाग, वह कुल भाग का 1/10वां भाग रहता है। इसमें यानी कि बहुत ही कम भाग बाहर निकला रहता है। तो इस कम भाग का मतलब क्या है साथियों, वह पूर्ण रूप से जो है बाहर नहीं निकला रहता है, यानी कि उसके मस्तिष्क का, बालक के मस्तिष्क का जो पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ रहता है, उसी को अचेतन मन कहते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों, जिस तरह बर्फ का टुकड़ा 1/10वां भाग बाहर निकला रहता है, इस तरह जो बालक का मस्तिष्क है उसमें भी थोड़ा से ही विकास हुआ रहता है, जिसमें अधिकांशतया अचेतन मन काम करने लगता है। और जो 9/10 वाला भाग होता है साथियों, 9/10 भाग क्या होता है, वह अचेतन मन कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है साथियों, अचेतन मन कहलाता है। और जब अचेतन मन काम करने लगता है तो इसका जो बचा वाला हिस्सा होता है, जिसको 1/10वां भाग कहते हैं, वह कब काम करने लगता है साथियों, जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है। किशोरावस्था में पहुंचता है तब वह 1/10 भाग काम करने लगता है। और जब यह भाग काम करने लगता है साथियों, तो उसकी अवस्था जो होती है वह अचेतन से चेतन मन में बदल जाती है। तो साथियों आज हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और कोई पॉइंट आपका अगर परीक्षा में आ जाता है तो वह छूटने नहीं पाएगा। तो साथियों यहाँ पर 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जिसमें पहली जो अवस्था होती है उसको इदम अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को अहम अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था को परअहम अवस्था कहते हैं। इदम अवस्था में बालक शैशवावस्था में होता है और इसमें बालक का अचेतन मन काम करने लगता है। जो दूसरी अवस्था होती है उसको अहम कहते हैं, यह बालक के बाल्य अवस्था में आती है साथियों, और इसमें जो है अर्धचेतन मन काम करता है। और इसको अर्धचेतन मन अगर काम करता है तो अर्धचेतन मन भी काम करने लगता है, यानी कि साथियों यहाँ पर अर्धचेतन मन भी काम करने लगता है और आधे अवस्था में चेतन मन भी काम करने लगता है साथियों। यहाँ पर यह जो अहम की प्रवृत्ति होती है यह इदम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब इसके अतिरिक्त साथियों जो तीसरी अवस्था होती है, इस तीसरी अवस्था को परअहम अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, परअहम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इदम और अहम दोनों के द्वारा यह नियंत्रित होती है, और यह अवस्था बालक की किशोरावस्था में आती है, जो कि बालक के चेतन मन के द्वारा
नियंत्रित की जाती है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं सिगमंड फ्राइड के इस सिद्धांत के बारे में आपको बहुत अधिक और सटीक जानकारी और पूर्ण जानकारी हो गई होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, एक किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अब उतना